तो नमस्ते बालक और बालिकाओं, आपका स्वागत है क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर 2 में। पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन का एक वेग आइडिया लिया था और लिविंग और डेड के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखा था। आज वाला लेक्चर अपन पूरा डेडिकेट करेंगे न्यूट्रिशन को। अपन ने पिछले लेक्चर में एक वेग आइडिया लिया था न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब अपन फूड सोर्स से या कोई भी तरीके से अपन एनर्जी ले और वो एनर्जी अपन ग्रो करने के लिए, अपन खुद को सस्टेन करने के लिए, कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करें उस एनर्जी को, तो उस प्रोसेस को अपन न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक ज़रूरी लाइफ प्रोसेस है। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। तो जैसा मैंने बताया, एक होता है AUTO ट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। आज अपन इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। दोबारा सुन लो, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। पहले अपन ऑटोट्रोफिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रोफिक में मेनली अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपनी पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है। इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? सनलाइट की मदद से प्लांट्स जब खुद के लिए फूड बनाते हैं, एनर्जी लेते हैं और खुद को सस्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अपन बाहर के सोर्सेस से CO2 और वाटर लेते हैं और उन प्लांट की लीव्स में पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और सनलाइट अपन सन से लेते हैं, जैसा कि नाम में ही बताया है सनलाइट, वो अपन सन से लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस से अपन एनर्जी बनाते हैं। वो एनर्जी प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। अगर वो इमीडिएटली यूज़ नहीं करते तो प्लांट्स उसे अपने अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जो एनर्जी इमीडिएटली यूज़ नहीं, वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाती है। वैसे ही अपन इंसान, कुछ बैक्टीरिया और बाकी के सारे जानवर और थोड़े बहुत फंजाई भी एनर्जी को स्टोर करते हैं, बस अपन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं करते। अपन ग्लाइकोजन की, अपन इंसान एनर्जी अपन जो स्टोर करते हैं उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन वो अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन प्लांट्स के बारे में पढ़ लें। अभी मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ। 6CO2 + 12H2O C6H12O6। अब ये होता है अपना ग्लूकोज, वही जो आजकल बिस्किट्स में भी होता है। ग्लूकोज एक टाइप ऑफ शुगर है। मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ शुगर होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे टाइप के शुगर्स होते हैं। ग्लूकोज इनमें से एक टाइप का है जो अपन भी यूज़ करते हैं, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे। ये रिएक्शन ध्यान से याद कर लेना। एक और बार अपन ये रिएक्शन देख लेते हैं। 6CO2 + 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives us C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। C6H12O6 अपना ग्लूकोज होता है, ये अपनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O अपना वाटर होता है, 6O2 यहाँ पे अपन को ऑक्सीजन मिल रही है, 6H2O। इसलिए बोलते हैं प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसलिए अपन को धरती पे जितने ज़्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर ले, ताकि पॉल्यूशन ख़त्म हो और जितनी हो सके ऑक्सीजन दे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रही है। अब ये प्रोसेस अपनी पूरी, ये जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है। अब आप पूछेंगे क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपन को ग्रीन दिखता है। क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है।
अब इस रिएक्शन में हो क्या क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या क्या रहा है, अपन 3 चीज़ें फोकस करते हैं अपन। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हो रहा है क्लोरोफिल के थ्रू, तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल, ये हुआ अपना पहला काम। दूसरा काम हुआ कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू एनर्जी, या अपन बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर द प्लांट। अपन को प्लांट को सस्टेन करना है तो उसके लिए अपन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस में अपन एक्वायर कर रहे हैं, यानी अपन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अपन दे रहे हैं ऑक्सीजन और वाटर। और ये पूरी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स, पूरी प्रोसेस अपन को दे रही है कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके अपन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करें। वो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेगा, और अगर वो इमीडिएटली यूज़ नहीं करता है तो वही उन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इमीडिएटली यूज़ हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इमीडिएटली यूज़ नहीं हो रहा है तो उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देगा, जैसे इंसान ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इंसान ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आपकी 10th क्लास की बुक में भी होगा, तो आप देख लेना। जब आप एक प्लांट की लीफ को काटेंगे, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेरे पास तो यहाँ वाइट चौक है, लेकिन ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन डॉट्स, ग्रीन डॉट्स। ये ग्रीन डॉट्स और कोई नहीं, क्लोरोप्लास्ट हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो अपने अंदर क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर स्टोर करते हैं, और यही क्लोरोफिल आगे जाके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फूड के लिए प्लांट के लिए एनर्जी बनाता है, जिससे प्लांट ग्रो होता है। ये तो अपन ने देख लिया क्लोरोप्लास्ट कि अपन कोई लीफ को काटेंगे, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो ग्रीन डॉट्स मिलेंगे वो क्लोरोप्लास्ट होंगे जो अपने अंदर क्लोरोफिल को स्टोर करके रखते हैं। वहीं अगर आप अपन लीफ की सरफेस को देखेंगे तो उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर्स। अब स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं उनका एक बहुत ज़रूरी काम होता है। जो पोर्स होते हैं स्टोमेटल पोर्स, वो बहुत सारी गैसेस के एक्सचेंज के लिए ओपन और क्लोज होते हैं। जैसे CO2 अपन को लेनी है और ऑक्सीजन छोड़नी है, तो स्टोमेटल पोर्स उसमें हेल्प करते हैं। अब वो कैसे हेल्प करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब अपन ने लीफ को काट के उसे माइक्रोस्कोप में देखा था तो अपन ने क्लोरोप्लास्ट देखे। उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के पास में आपको एक गार्ड सेल्स देखने को मिलेंगे। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गार्ड सेल्स, जब अपन वाटर में पानी देंगे यानी पानी का फ्लो होगा तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे यानी फूल जाएंगे, जिसकी मदद से स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे और गैसेस का एक्सचेंज चालू हो जाएगा। और वहीं अगर पानी फ्लो नहीं होगा यानी पानी की फ्लो अपन काट देंगे, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो वही गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, जिससे स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे और गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। अब अपन ने देख लिया कि स्टोमेटल पोर्स के थ्रू अपन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और भी बाकी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तो गई CO2 की बात, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है: CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल अपन ने देख लिया क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है। सनलाइट, सूरज ज़्यादा अपन को दे ही रहे हैं। CO2 अपन ने देख लिया कैसे स्टोमेटल पोर्स की वजह से प्लांट के अंदर आती है। अब बचा वाटर यानी H2O। वो प्लांट की जो ऐसे रूट दिखती है अपन को,
जो ज़मीन के अंदर होती है, रूट्स की मदद से सॉइल से मॉइस्चर या फिर अपन पानी के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करता है और प्लांट में सप्लाई देता है, जिसकी वजह से चारों चीज़ें मिल जाती हैं, वाटर, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। अब रूट्स खाली वाटर एब्जॉर्ब करने का ही काम नहीं करती, ये बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो प्लांट्स को ग्रो करने में, अच्छे से फलने फूलने में मदद करते हैं। रूट्स के द्वारा अपन सॉइल से और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया और भी चीज़ें। लेकिन अब एक नाइट्रोजन जो प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैसेस में से एक है, नाइट्रोजन अपन डायरेक्टली नहीं लेते, अपन नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की मदद से लेते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिए जाते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बैक्टीरिया सॉइल के अंदर तोड़ेंगे, जिसकी मदद से अपन ने प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी और प्लांट और भी अच्छे से ग्रो होगा। तो अपन ने देख लिया, प्लांट को एनर्जी देने के लिए CO2 मिल गया स्टोमेटल पोर्स की वजह से, वाटर मिल गया रूट्स की वजह से, रूट्स ने सरप्लस में और भी बाकी न्यूट्रिएंट्स दे दिए जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे। अपन को सनलाइट मिल गई, सन की वजह से अपन को क्लोरोफिल मिल गया क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो अपना प्लांट अब फलेगा फूलेगा और आगे बढ़ेगा। यहाँ अपना ख़त्म होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब अपना न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन के होने के लिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ही ये है कि अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे मैं इंसान हूँ, मैं अपना फूड यानी मैं अपनी एनर्जी कहाँ से लेता हूँ? मैं अपनी एनर्जी प्लांट्स को खा के लेता हूँ। प्लांट्स मतलब मैं गेहूँ खाता हूँ, मैं सब्जियाँ खाता हूँ, मैं चावल खाता हूँ, ये सब प्लांट्स के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं अपनी एनर्जी के लिए और फूड के लिए प्लांट्स और बाकी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता हूँ। तो ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये सब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं और एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई अपना हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं, यानी वो आपने देखा होगा कई प्लांट्स ऐसे मुंह खोल के बैठे होते हैं, उसमें कोई इंसेक्ट आता है वो मुंह बंद कर देते हैं, वो एग्जाम्पल होगा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। वैसे ही इंसान करते हैं, इंसान खुद के न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को काटते हैं, उन्हें खा जाते हैं, तो वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में अपन को सनलाइट की, CO2 की और वाटर H2O की मदद से न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल रही है। यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एनर्जी और फूड की डिपेंडेंस के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, सिर्फ सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर और CO2 पे डिपेंड करना पड़ता है। वहीं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए अपन को दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करना पड़ता है। तो आज अपना इस लेक्चर में न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ख़त्म हो गए। अगले लेक्चर में अपन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे या फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स में आपके ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ख़त्म हो जाएगा, जिससे ये पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3 टॉपिक आपके बाकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।